हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर आज से, और इस चैप्टर का नाम है लेवरेज। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मजा आएगा आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके। एंड इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। सर्टेनली ऐसा कुछ हो जाएगा चेंज आपके एटीट्यूड में, ऐसा कुछ आप जान जाओगे अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड कि क्या पता आपके घर के बड़े जो भी हैं, जो बिजनेस में है, वो आपको आकर शाबाशी देंगे कि क्या बात है, तुम ये चीज सीखे कैसे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉस्ट और एफएम जैसे सब्जेक्ट्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हम लोग कि एग्जाम देना है, बल्कि हमें दुनियादारी भी सीखनी है। और दुनियादारी सिखाने के लिए लेवरेज एक बहुत ही गजब का आपको एक्सपीरियंस देगा। क्या है इस चैप्टर में, क्या कुछ हमें पढ़ना है, विल गेट टू नो एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। बट बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सर्टेन एग्जाम्पल्स। और वो एग्जाम्पल आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमने देखा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एग्जांपल ये है कि क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो एक ऐसी चमक धमक वाले शोरूम को, या ऐसी चमक धमक वाली दुकान को जो कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में खुली थी। खुलने के बाद ऐसे चमक धमक देख करके ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या ही है। अंदर जाकर के देखा तो देखा बहुत सारा स्टाफ है, सब लोग हेलो मैम, हेलो सर करने में लगे। लेकिन कुछ ही चंद महीने हुए और दुकान बंद हो गई। आपने सुना है ऐसा कोई स्टोरी, या सुना या देखा? नजर में तो डाला होगा, आपके आसपास में कहीं ना कहीं ऐसा है जो लगातार दुकानें ना बदलती ही जाती हैं। दुकान लगी, नहीं चली, 5-6 महीने हो गए, उड़ गई। फिर किसी ने लगाई, 5-6 महीने चली, उड़ गई। क्या ऐसा रीजन होगा कि ये दुकान वाले टिक नहीं पा रहे हैं? अच्छा, ऐसी भी दुकानें हैं वैसे जो 20 साल से आप देख रहे हो, जो आपके आसपास है वैसी की वैसी है, कुछ नहीं चेंज हुआ उसमें, ऐसी की ऐसी 20 साल से। ये बात तो भैया आप सही बोल रहे हो। अच्छा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं मेंशन करने वाला हूं यहाँ एग्जांपल, बट ऐसा भी आपने किस्से सुने होंगे दैट लोग फाइनेंशियल ट्रबल में आकर के अल्टीमेटली दे किल देमसेल्व्स, सुसाइड कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। क्या आपने ऐसे भी सिलसिले सुने हैं? ज्यादातर लोग ऐसे बिजनेस में पैसे गवाते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाते हैं, एंड उसके बाद में उठपटांग डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी उन सब चीजों से इंस्पायर हो। दैट इज नॉट हाउ वी शुड बी एंडिंग अप इन अब ट्रबल। हमें अपनी ट्रबल को फेस करना चाहिए जब भी लाइफ में ट्रबल्स आएंगी, ये बात 100% है। फाइनेंशियल इश्यूज हमेशा आपके इर्द गिर्द आपको परेशान कर रहे होंगे, बट दैट इज नॉट द वे दैट यू विल लीड योर लाइफ इनटू। आपको ये समझना है कि ट्रबल को समझना है और उसको ठीक करना है। अब बात आती है कि भैया ये सारे दोनों एग्जाम्पल्स आपने जो दिए, इसका आज के चैप्टर से डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन तो है। आप ऐसे ही एग्जाम्पल तो दोगे नहीं। वो दुकान लगी, दुकान में इतना स्टाफ था, चमक दमक थी, उसके बाद वो दुकान बंद हुई, कुछ कारण उसके पीछे है। लोग अपने घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, उसके पीछे भी कोई रीजन है। भैया ये रीजन समझा दो आप। देखो इनके रीजन है, इनके रीजन है एक ही, कि हम गलत मौके पे गलत काम कर रहे होते हैं, और हम अपने सर पे कुछ ऐसी कमिटमेंट ले लेते हैं जो कमिटमेंट आगे जाकर के हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। भैया कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज तय कर दी, जबकि आपके सरकमस्टेंसेस तय नहीं है। आपके साथ क्या होगा यू डोंट नो, बट आप किसी और के साथ क्या करोगे वो आपने तय कर रखा है। भैया थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाइए, मैं समझा रहा हूं। देखो भाई, अगर आपने एक दुकान खोली है, ये बात तो तय है कि दुकान खोली है, दुकान में कितनी सेल होगी वे आपके हाथ में नहीं है, नहीं है ना। हाँ भैया, सेल्स तो हमारे हाथ में कैसे है। अब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर द टाइम बिंग स्टूडियो है, स्टूडियो में क्लास हो रही है, स्टाफ है, स्टाफ को सैलरी जा रही है, रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ये सारे खर्चे मैंने ऑलरेडी तय कर रखे हैं। इस स्टूडियो का रेंट मुझे देना ही देना है। इलेक्ट्रिसिटी, अब एसी लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कुछ ना कुछ तो आएगा, मुझे देना ही है। ये फिक्स नेचर ही होता है। अब आप सोचोगे, आप बोलोगे अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर बार बदल जाएगा, सो इज दैट फिक्स्ड। फिक्स का मतलब ये नहीं होता कि उसका अमाउंट हिल डुल नहीं सकता है, पर वो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट है, जो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है इस बात से कि कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। सो ये भी मेरे लिए एक फिक्स कॉस्ट है। स्टाफ की सैलरी है, और बाद बाकी और मेंटेनेंस वगैरह के कई खर्चे लगते रहते हैं, जो कि सारे फिक्स्ड हैं। इन सारे खर्चों को मैंने कमिट कर दिया। कमिट कर दिया मतलब मैंने तय कर दिया कि मैं इन खर्चों को बियर करने वाला हूं। बट अगर इसी के मुकाबले जो मेरी रेवेन्यू है उसको मैं गौर करूं, तो मेरी रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं है, मेरी रेवेन्यू वेरिएबल है।
दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड। अगर कम स्टूडेंट एनरोल करते हैं तो मेरे पास कोई खासा रेवेन्यू नहीं होगी, ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ेगी। ये एक मिसमैच है। इस मिसमैच में आपका खर्चा फिक्स नेचर का है और आपके रेवेन्यूज वेरिएबल नेचर के हैं। आप फंसोगे कब पता है? जब आपकी सेल्स एकदम कम हो जाएगी। जब सेल्स बहुत कम होगी और आपके खर्चे बहुत ज्यादा बांधे हुए रहेंगे, तब आप क्या कर रहे होंगे? भागेंगे सिचुएशन से। ऐसा कई बार आप पर्सनल फाइनेंस में भी गलतियां करते हुए लोगों को देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा या आपके आसपास के कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव जरूर रहे होंगे जो एक टाइम पे खानदानी पैसे वाले थे। सोच लीजिए, आपके इर्द गिर्द वाले कोई ना कोई तो होंगे ऐसे रिलेटिव, एक टाइम पे खानदानी पैसे वाले थे। भैया बड़ी महंगी गाड़ी के बिना तो निकलेंगे नहीं, हाथ में रोलेक्स की घड़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा महंगा फोन, उस समय जो भी आता था उस टाइप का फोन था। पर आज की डेट पे आप इन्हें देख रहे हैं कि कहां गया वो उनका पैसा, कहां गया उनके वो शौक। ये सब प्रॉब्लम्स कहां राइज होती है मैं बताता हूं। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कभी भी अपने खर्चे फिक्स नेचर के कर लेते हैं और वेरिएबल नेचर में हमारी रेवेन्यू आ रही है, हमें जिस मोमेंट पे ये समझ में आ जाए कि भाई हमारी रेवेन्यू हमारे खर्चों को बरोबर से नहीं कर सकती, आप जितने जल्दी ये रियलाइज कर लो कि आपको अपने उन कमिटमेंट को घटाना होगा, उन कमिटमेंट को अपनी लाइफ से हटाना होगा, तब उतने जल्दी आप सरवाइव कर जाओगे। अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े से ठाट बाट में रहते हैं, जिनको थोड़ा दिखावा पसंद है, वो लोग क्या करते हैं, इवन इफ उनकी रेवेन्यू डिप हो जाए तो भी भैया गाड़ी बिना कैसे निकलेंगे, रेवेन्यू थोड़ी सी डिप भी हो जाए तो भी भैया नौकर चाकर तो घर में वैसे ही रहेंगे, महंगे घरों में रहेंगे, मेंटेनेंस खूब देंगे। एंड ये सारी चीजें अल्टीमेटली उनकी पूरी लाइफस्टाइल उनको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ये सेम चीज हम लोग ऑब्वियसली पर्सनल फाइनेंस के तहत से नहीं बल्कि बिजनेस में सीखेंगे, बट यस ये सब जगह लागू होता है। अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा मोल ले लिया जो कि फिक्स नेचर का है, वो आपके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कैसे? और एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज करो मैंने एक मिठाई की दुकान खोली है, मिठाई की दुकान आलीशान है, मतलब गजब लेवल की, उसमें हम लोगों ने खर्चा किया है, बहुत बड़ा स्टोर लिया है रेंट पे, उस पे हम लोगों ने रेंट पे लिया भाई, हाँ रेंट पे, मतलब मेरा मंथली आउटफ्लो फिक्स है। इसके अलावा दुनिया भर का स्टाफ हायर कर दिया, सारे स्टाफ वेल ट्रेंड है, इंग्लिश बोलने वाले हैं, सैलरी भी फिक्स ले रहे हैं, वॉचमैन है, ये है वो है, एसी है, सब खर्चे मैंने फिक्स नेचर के कर लिए। वेरिएबल नेचर के कोई खर्चे नहीं है। फॉर सम रीजन और दी अदर, मुझे नहीं पता, मिठाई की दुकान मेरी नहीं चल रही। लोग शायद हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोग मिठाई आजकल कम खाते हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान खोलता तो शायद ज्यादा फायदा होता, बट फॉर द टाइम बीइंग मेरी मिठाई की दुकान कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। क्लियरली मेरी सेल्स वेरिएबल नेचर की है और मेरे जितने खर्चे हैं उसमें ज्यादातर खर्चे तो फिक्स नेचर के हैं। रेंट फिक्स है, इलेक्ट्रिफिकेशन फिक्स है, स्टाफ की सैलरी फिक्स है, मेंटेनेंस फिक्स है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे सारे खर्चे फिक्स नेचर के। आपको क्या लगता है ऐसी एक गजब की दुकान खोल करके, टॉप दुकान खोल करके, मैं क्या उसको 2 साल तक टिका पाऊंगा, 2 साल तक सस्टेन कर पाऊंगा? एक ऐसी दुकान जिसमें मिठाइयां बिक नहीं रही, सारे स्टाफ फिक्स सैलरी पे बैठे हैं, उस दुकान में आपके हिसाब से टिक पाना मुश्किल है कि आसान? सोचिए इस बारे में। मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव आपको देता हूं। यही दुकान मैंने करी, लैंडलॉर्ड से जब जमीन की बात करने गया या फिर स्टोर की बात करने गया, तो लैंडलॉर्ड को बोला देखिए जी, आपकी जो रेंट है वो रेंट मैं आपको अपनी सेल्स की 30% दूंगा, मैं फिक्स कुछ नहीं दूंगा, मेरा जो भी सेल होगा उसका 30% आपका। एक लैंडलॉर्ड भी इस चीज को लेकर के थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा कि अगर इसकी चल पड़ी तो मेरी भी चल पड़ेगी, क्या पता वो आपको हाँ बोल दे। आपने उसके साथ रेंटल अग्रीमेंट किया कि भैया 30% सेल का आपका, ठीक है, परफेक्ट है। आपने जितने स्टाफ को हायर किया सबको ये बोला जितने की मिठाई बेचोगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपका कमीशन होगा, फिक्स सैलरी कुछ नहीं होगी। हाँ मुझे पता है इस तरह का ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल है, चलो थोड़ी सी फिक्स सैलरी दे दो, जहां पहले 15,000 रुपए महीने दे रहे थे किसी को, अब उसको सिर्फ 5,000 रुपए फिक्स दो, बाद बाकी उसको बोलो मिठाई जितनी बेचेगा उसका 5% कमीशन तेरा, अगला भी इंटरेस्टेड रहेगा मिठाई बेचने में। इसके अलावा सब तरह के और जो खर्चे हैं जहां तक हो सके उनको वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी सेल्स पे इसको टाई अप कर दीजिए। एक बात बताऊं, इतना सा डिसीजन अगर आपने चेंज कर दिया अपने लाइफ में तो फिर क्या होगा? अगर आपकी सेल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है आपके सारे खर्चे भी बढ़ेंगे, रेंट बढ़ के आएगा, आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेल्स बढ़ी है। पर सेल्स अगर घटती है तो ये सारे खर्चे कम भी होंगे। तो टेक्निकली आपके गला दबाने कोई नहीं आ रहा है, आपको पता है
कि अगर आपके बुरे दिन आए तो आपके साथ साथ आपके सारे स्टेक होल्डर्स के बुरे दिन आएंगे, आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे एंड यू विल सर्वाइव। वहीं पे अगर हम फिक्स कर दे सारे खर्चे तो मरेंगे। अब ऐसे में आप ऑब्वियसली बोलोगे भैया आप जो ये वेरिएबल बोल रहे हो ना ये सस्टेनेबल नहीं है। बात आपकी सही है, कोई भी लैंडलॉर्ड अपनी स्टोर को वेरिएबल पे क्यों रखेगा? जाहिर सी बात है वो बोलेगा मेरे को तो फिक्स चाहिए। तो बात यहीं पे आती है कि अगर आपको फिक्स खर्चे करने ही है तो लिमिट में तो करो। एक बड़ा आलीशान स्टोर खोलने का क्या जरूरत है, छोटा स्टोर से काम करो। बहुत सारा स्टाफ हायर करने का क्या जरूरत है, कम स्टाफ के साथ काम करो। जरूरत पड़े तो खुद टी शर्ट पहन करके खड़े हो जाओ। वॉचमैन रखने की क्या जरूरत है, कैमरास लगा दो बहुत है। एंड अकॉर्डिंगली आप ट्राई करो अपने सारे फिक्स खर्चों को थोड़ा थोड़ा करके कम करने का। बेस से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। अगर आपका मान लो महीने का 4 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट बांधा हुआ था ऑन दैट मिठाई वाली दुकान, उसको आपने घटा करके 1.5 लाख यानी 1.5 लाख कर दिया। बॉस अगर आपकी दुकान नहीं चली या अगर आपकी सेल कम भी हो रही है तो भी वो 1.5 लाख का खर्चा आपको कम चुभेगा। 4 लाख होता तो फटाफट आपकी वेल्थ इरोड करते ही जाता। बट यहीं पे अगर ये 1.5 लाख का खर्चा है तो आप कम परेशान होंगे, ज्यादा दिन तक अपनी मंदी को झेल पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट लेसन। ये अपनी रिस्क को कम करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में सीखेंगे। दूसरा और तरीका बताता हूं आपको मैं। कई लोग क्या करते हैं ना, कमाई मेरी 10,000 रुपया महीना, हाथ में आईफोन चाहिए। हाँ मुझे पता है ऐसे एग्जांपल्स आपके आसपास में भी है। आपके दुकान में ही हो सकता है कि कोई स्टाफ ऐसा काम करता होगा जो 10,000 15,000 की महीने सैलरी पे, पर भैया हाथ में आईफोन 1 लाख रुपए का है। भैया ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। लोग ईएमआई पे ना बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आती कि वो अपनी कमाई का कितना % हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में लगाने वाले हैं। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी एक फिक्स एक्सपेंडिचर है। ये भी आपको उसी तरह परेशान करेगा जिस तरह बाकी सारे फिक्स खर्चे परेशान करते हैं। हाँ ये अलग बात है कि इधर में आप इस डिसीजन को बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं जोड़ सकते। आपका ये फाइनेंशियल डिसीजन था। आपके पास पैसे होते आप आईफोन लेते, कोई परेशानी नहीं होती। बट आपके पास पैसे नहीं थे, आपने आईफोन लिया और अब परेशानियां शुरू हो गई। अब आपको महीने की 15,000 की सैलरी में 6,000 रुपए की तो ईएमआई भरनी पड़ रही है। अगर कोई महीने नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो क्या होगा, फोन तो हाथ से जाएगा ही, पता नहीं क्या क्या जाएगा। क्योंकि आप पर्सनल कैपेसिटी में ये काम करोगे, यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, बैंक वाला कोई भी चीज पे हाथ मार के ले जा सकता है। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आप अपने बिजनेस में या फिर अपनी निजी जिंदगी में फिक्स खर्चों को कितना महत्व देते हैं, कितना जगह देते हैं। जितने ज्यादा फिक्स कॉस्ट होंगे दोस्त उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। बट इसका एक एडवांटेज भी है, मैंने आपको सिर्फ अभी तक डराया है, इसका फायदा बताता हूं। इसका फायदा यह है कि अगर चल पड़े तो आप बहुत तेजी से पैसे कमा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मिठाई की दुकान की बात कर रहा था। मैंने आलीशान तगड़ी दुकान खोली है और वो चल भी पड़ी। लोग उस चमक धमक से दुकान में आना शुरू कर दिए और दुकान की सेल दनों दन बढ़ रही है। तो फिर आपको एडवांटेज भी होगा क्योंकि अब आपकी कमाई वेरिएबल है लेकिन आपके खर्चे तो वही फिक्स हैं। आपकी सेल डबल ट्रिपल भी हो जाएगी तो भी स्टाफ जो 15,000 पे था वो 15,000 पे ही है। जो लैंडलॉर्ड 2 लाख रुपए का रेंट ले रहा था वो 2 लाख ही ले रहा है। तो अगर सुहाने दिन आए, अच्छे दिन आए तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा तेजी से प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। पर ये तो रिस्क है, रिस्क के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होते हैं। बट आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि पॉजिटिव आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, पर नेगेटिव आया तो हमें बहुत परेशान कर देगा। एंड इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर आपको बताता है कि आप अपने रिस्क को समझ करके चलें, कंट्रोल करते हुए चलें। इस चैप्टर में हम लोग 2 से 3 तरह के लेवरेजेस के बारे में बात करेंगे। लेवरेज क्या होता है, क्या रिस्क होती है इसके पीछे इन्वॉल्व, उनके बारे में बात करेंगे। एंड यही है इसका मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। आपने अगर अभी तक जज कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया तो मैं आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर में 2 तरह के खर्चे हैं जिसको आपको संभल करके समझना पड़ेगा। पहला है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी बिजनेस में लगने वाले लगभग हर फिक्स कॉस्ट को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें आपके खर्चे आ जाते हैं बिजनेस के, रेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के, सैलरीज के वगैरह वगैरह। और इसके अलावा जो आप लोन ले लेते हो वो लोन पे अगर इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो वो इंटरेस्ट भी आपके लिए एक फिक्स कॉस्ट होता है और उसे हम कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे आपके लिए रिस्क जनरेट कर सकते हैं। उस रिस्क को कैलकुलेट करना है और उस पर कुछ सवाल बनाने हैं, इतना ही इस चैप्टर का काम है।
आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन एक्साइटिंग लगा होगा। ये चैप्टर के लिए एक शुरुआत कम से कम रेडी हो गई है एंड अकॉर्डिंगली अब हम प्रोसीड कर सकते हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो लेवरेज के इस चैप्टर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ जाओ आप। सबसे पहले दो तरह की रिस्क आपके सामने रखी गई है। बिजनेस की जो खुद की रिस्क होती है उसमें एक होती है सेल्स रिस्क और एक होती है ऑपरेटिंग रिस्क। सेल्स रिस्क को गोली मारो, अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, ना ही ये चैप्टर का कोई पार्ट है। ऐसा क्यों भैया? सेल्स रिस्क ना आपके मार्केटिंग के चैप्टर्स में कवर होता होगा। फाइनेंस में सेल्स रिस्क का हम क्या करेंगे, हमारी सेल ऊपर नीचे जाएगी, हमें पता है, वी एक्नॉलेज दैट देयर इज अ सेल्स रिस्क, बट इसको इवैल्यूएट करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है ऑपरेटिंग रिस्क को इवैल्यूएट करना। आप पूछेंगे ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? तो ऑपरेटिंग रिस्क आपके बिजनेस में इसलिए आता है क्योंकि आपने कुछ खर्चे फिक्स नेचर के अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में डाल दिए हैं। यहां ये बात लिखी है दैट अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अनसर्टेनिटी आ जाए बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो उस अनसर्टेनिटी को ही हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी देर में। इसके अलावा सेकेंड टाइप का जो रिस्क होता है वो होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क भी इसी तरह आपके नेट इनकम को डिस्टॉर्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट विच इज नोन एज इंटरेस्ट। यही बात लिखी है कि अगर आपकी नेट इनकम में कोई भी तरह की अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिले तो फिर हम उसका कसूरवार कौन है? इंटरेस्ट है क्या? देखते हैं, और अगर इंटरेस्ट कसूरवार है तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको कहा दो तरह के, एक है ऑपरेटिंग, एक है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में आते हैं सारे के सारे फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट को छोड़ करके। इसके एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं, रेंट है, सैलरी है, मेंटेनेंस है, फलाना ढिमकाना। ये सारे के सारे खर्चे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए इन खर्चों को करना पड़ता है और ये फिक्स नेचर के। इसका मतलब ये सेल्स पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं आपके एब्सोल्यूट अमाउंट पे। अब इसी पे मैं एक एग्जांपल और देता हूं। क्या आपको पता है जितने भी मॉल्स में जो फूड कोर्ट है, उन फूड कोर्ट में व्हाई देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड बिलिंग? आपने नोटिस किया कभी? मॉल में जब हम जाते हैं ना तो वहां पे कोई भी शॉप पे जाके आप बोलो ए पाव भाजी दीजिए, बोलता कार्ड बनाइए। पहले काय को कार्ड बनाने का? और वो कार्ड एक ही जगह से बनता है, क्योंकि उनकी भी जो रेंट है वो उनके सेल से टाइड है। अगर ऐसा ना हो ना तो मॉल की दुकानें एक एक करके सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इतना फिक्स कॉस्ट वो बियर ही नहीं कर सकते। आज मॉल में अगर कोई आपको छोटा सा भी शॉप लेना है, इट कुड कॉस्ट एज मच एज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए का रेंट, विदाउट दिस सर्टेनिटी कि सेल होगा कि नहीं होगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब अग्रीमेंट ही साइन होता है तो उस समय सारे लोग कैसे बात करते हैं कि देखिए भाई हम आपको लाख रुपए महीना दे देंगे, इसके अलावा सेल्स का 20% आपको दे देंगे या 10% आपको दे देंगे। जब इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं शॉप ओनर भी टेंशन फ्री है कि मेरा फिक्स कंपोनेंट कम हो गया, और बात बाकी लैंडलॉर्ड भी ठीक है कि भाई अपने को कुछ पैसा सेल्स में से मिल रहा है। इसीलिए सेल्स उनकी मॉनिटर करने के लिए सेंट्रलाइज बिलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आप इस चीज को अब रिलेट कर पा रहे हो। यहां पे भी यही बात लिखी है कि आप अपने बिजनेस में अगर रेंट, सैलरी वगैरह ये सब खर्चे कर रहे हो और ये फिक्स नेचर के हैं तो ये सारे के सारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएंगे, इसमें इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं है। यहां पे ये बोला भी है कि अगर आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट शामिल हुआ तो आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क आ जाएगी। इस रिस्क को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग रिस्क। और इसी ऑपरेटिंग रिस्क को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो देयर इज अ मेजर नोन एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क को अगर आपको मेजर करना है, ज्यादा है कि कम है, क्या है, तो आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक मेजरमेंट करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं DOL, विच इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। नेक्स्ट है फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब ही होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। तो यहां पे ये लिखा है कि अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है देयर इज अ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ये कब आता है आपके बिजनेस में? ये बिजनेस में तब आता है जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर मैंने जो भाषा बोली उसमें बोला था कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट है, यहां मैं बोल रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, यानी कि आप अपने बिजनेस के लिए जो कैपिटल लेके आए उसमें से थोड़ा आपका है लेकिन थोड़ा लोन भी है, तो मुबारक हो, आपको फाइनेंशियल रिस्क लेने का मौका मिला है। इस फाइनेंशियल रिस्क को भी मेजर किया जा सकता है और इसको मेजर करने के लिए हम DFL कैलकुलेट करते हैं, विच इज नोन एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज।
सो दो रिस्क मैंने आपके सामने रखी है, एक है ऑपरेटिंग रिस्क, एक है फाइनेंसिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं DOL, और फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं DFL, विच इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब वक्त आ गया है हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखें। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंस की दुनिया का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। क्लियर? तो हमको यहां क्या करना है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखना है, और उसके बेसिस पे हम लेवरेज का कोई भी सवाल बना पाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में अगर आपको सवाल बनाने हैं, सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चंस में बिना इनकम स्टेटमेंट बनाए आप सवाल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि पहले आप बाकायदा एक प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बना ले और उसके बाद ही इसके सवाल बनाएं। आइए देखते हैं इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत होगी, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत होती है सेल्स से। सेल्स को हम टॉप लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे टॉप में आता है। सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से हम माइनस कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही माइनस करेंगे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये कौन से फिक्स्ड कॉस्ट है? सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सारे फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अब जो लेवल आएगा उसे हम कहेंगे EBIT। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी को हम कहते हैं EBIT। वैसे EBIT का और एक नाम है ऑपरेटिंग इनकम या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम। कुछ लोग इसे ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, कुछ लोग इसे नेट ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, एक ही बात है। इसे आप EBIT भी कह सकते हैं, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जैसा कि इसका नाम है, इसमें से नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट माइनस करना होगा, तो नेक्स्ट EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो बचता है EBT, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से जो भी टैक्स रेट होगी उसके हिसाब से टैक्स माइनस होगा, एंड वी विल गेट पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे आप पैट बोलो या EAT बोलो, एक ही बात है। ये हो गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपको उसको डिवाइड करना है बाई नंबर ऑफ शेयर्स। मैं एक बार ये मान रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर सवाल में नहीं है, आपको इसको डिवाइड करना है बाई नंबर ऑफ शेयर्स, यू विल गेट योर EPS। यू विल गेट योर EPS, एंड इसी के साथ आपका इनकम स्टेटमेंट हो जाता है कंप्लीट। EPS का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर। EPS का फुल फॉर्म है अर्निंग्स पर शेयर। देख लो अब लाइन से सारा, सेल्स में से घटाया वेरिएबल कॉस्ट, आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाया, आया EBIT, EBIT में से इंटरेस्ट, आया EBT, इसमें से टैक्स माइनस किया, आया EAT या फिर PAT, डिवाइड किया बाई नंबर ऑफ शेयर्स, एंड आ गया EPS। एक इनकम स्टेटमेंट का सवाल बनाया जाए, फिर देखिए हम इसे बना सकते हैं कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं दोस्तों। सेल्स बोला है 20,000 यूनिट 100 रुपए करके। सो सेल्स हो गया 20,000 इंटू 100, ये हो जाता है कितना, 20 लाख हो जाता है क्या? चेक कर लेना अच्छे से। 20,000 इंटू 100 जी 20 लाख। फिर बोला है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 40 रुपए पर यूनिट। रेंट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट है, टैक्स रेट भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, यानी ईपीएस तक पहुंचना है। कैसे होगा, आइए करते हैं। चैप्टर की कोई इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमने बुक में कवर कर लिया है। तो यहां पे सीधे चैप्टर की हेडिंग दीजिए, इन सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन स्टडी मटेरियल। ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन स्टडी मटेरियल। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सेल्स, 20,000 यूनिट्स इंटू ₹10, सॉरी 100 इंटू ₹100, 20 लाख रुपीस की सेल। इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो 20,000 यूनिट पे 40 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट है दोस्तों, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 8 लाख रुपए का। आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। वैसे कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, अगर आप कॉस्ट पढ़ के आ चुके हैं तो वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर नहीं पढ़ा है, आगे जाके आप पढ़ोगे मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन के बारे में, तब सीख लेना। ₹12 लाख का कंट्रीब्यूशन है। इसमें से हम नेक्स्ट लेस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें सिर्फ एक ही खर्चा है हमारे पास, वो है रेंट। रेंट है 4 लाख का। ईबीआईटी आया 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो आया ईबीटी। अर्निंग बिफोर टैक्स 6 लाख रुपीस। 40% टैक्स है, 6 लाख का 40% होता है 2,40,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 3,60,000, 3,60,000। इसके ब्रैकेट में ए लिखिएगा। नंबर 2 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज 10,000।
फाइनली आ जाएगा ईपीएस विच इज पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स 36. Therefore, EPS is equal to rupees 36. बोलिए जी. इज इट डन? डन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आइए, ये तो हम सीख गए इनकम स्टेटमेंट बनाना. अब भैया इसे डीओएल डीएफएल कैसे कैलकुलेट होगा ये सिखा दो. आइए सिखाता हूं. एक बार इनकम स्टेटमेंट में गौर कीजिएगा, ठीक है ना. ये रहा अपना पूरा इनकम स्टेटमेंट. इस पे एक बार गौर करना आपको, ठीक है. इसी पे मैं गौर करवा रहा हूं. अगर हम डीओएल मेजर करने जा रहे हैं, क्या मेजर करने जा रहे हैं? डीओएल. तो डीओएल क्या मेजर करता है? ऑपरेटिंग रिस्क. ऑपरेटिंग रिस्क किसकी वजह से होती है भैया? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से होती है. और किसकी वजह से होती है? हमारे बिजनेस में अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स नेचर के रखें तो वो हमें तकलीफ में डाल सकता है. तो जो भी गड़बड़ है ये इसके वजह से है. अच्छा, मानते हो ना इस बात को? पक्का मुकर नहीं जाओगे ना? ठीक है. डीएफएल की भी बात करवाओ. डीएफएल क्या मेजर करवाता है भैया? डीएफएल मेजर कराता है फाइनेंशियल रिस्क. अच्छा, ये किसकी वजह से आता है भैया? ये इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आता है. हम लोग अपने बिजनेस में इंटरेस्ट का जो खर्चा ले रहे हैं वो भी फिक्स नेचर का है. वो सेल पे डिपेंडेंट नहीं है. कल को सेल नहीं भी हुआ तो भी बैंक वाला तो लोन लेगा. लोन पे जो भी ब्याज लेना है लेगा. सो टेक्निकली ये दोनों कसूरवार है. एक फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक इंटरेस्ट. इनको मार्क कर लेते हैं जरा. तो अपनी इनकम स्टेटमेंट में मुझे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां नजर आ रहा है, मैं इसको ध्यान में रखूंगा. और मैं इंटरेस्ट यहां नजर आ रहा है, मैं इसको ध्यान में रखूंगा. हाईलाइट भी कर देता हूं. तो ये दोनों कसूरवार है. ऊपर वाला कसूरवार है किसका? डीओएल का. नीचे वाला कसूरवार है डीएफएल का. आपके लिए काम आसान कर देता हूं. डीओएल का पहला फॉर्मूला इतना आसान है समझना. इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. यानी फिक्स्ड कॉस्ट के जो जस्ट ऊपर है उसको न्यूमरेटर में डाल देना, और जो फिक्स कॉस्ट के जस्ट नीचे है इसको डिनोमिनेटर में डाल देना. इतना सिंपल सा फॉर्मूला. क्या है वापस सुन लो. कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. मेरे ख्याल से आसान लगेगा आपको. इसी तरह आपके माइंड में आएगा ओके तो डीएफएल का भी फॉर्मूला फिर हमें मालूम है. क्या डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी होगा? एकदम सही बोल रहे हो आप. डीएफएल का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी बाय ईबीटी. भाई ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया. हाँ आसान है, मैं क्या करूं. इसका आगे का इंप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना तो समझो कि वी हैव टू फॉर्मूलाज ऑलरेडी अवेलेबल. दोनों एक एक अवेलेबल है. किसका? डीओएल का और डीएफएल का. डीओएल का पहला फॉर्मूला क्या है? इट इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. डीएफएल का पहला फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी. ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पहले फॉर्मूले जाकर के लिख लेते हैं. आइए जी बुक में चलिए. बुक में आकर के जो फॉर्मूला वाला सेक्शन है उसमें वन इनकम स्टेटमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं. डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. ऐसे ही डीएफएल मिलेगा नेक्स्ट पेज में. उसमें भी फॉर्मूला सेक्शन में चलिए इनकम स्टेटमेंट में लिखिए डीएफएल इज इक्वल टू
EBIT बाई EBT। पहले ये लिख लीजिए सुकून से। ये दोनों फॉर्मूले लिखे आपने। DOL इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, DFL इज EBIT बाय EBT। यहां तक ठीक है। अब इसके मायने समझाता हूं आपको मैं। ये DOL और DFL हमको समझाना क्या चाह रहा है, आइए एक आर्बिट्ररी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज करो सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 50%, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा 50। इसमें मान लो फिक्स कॉस्ट है 10 रुपीज, तो EBIT कितना होगा 40। इसमें मान लो इंटरेस्ट है 20, तो EBT कितना होगा 20। मैं एक बार EBT तक जा रहा हूं, उसके आगे की भी बात हम कर सकते हैं, बट एक बार इतना तक रुक जाते हैं। अब अगर इस इनपुट को हम फॉर्मूलों में पिरोएं तो फॉर्मूला आसान है जी। DOL के लिए 50/40 करेंगे, सो DOL का वैल्यू आएगा 50 डिवाइडेड बाई 40। कितना आता है ये 1.25 आएगा शायद, 1.25। ऐसे ही DFL भी कैलकुलेट किया जा सकता है। DFL भी विल बी 40/20 यानी कि 2। क्या आप इन दोनों वैल्यू से सहमत है? हाँ भैया, DOL आएगा 1.25 और DFL आएगा कितना 2। कैसे आया भैया? फॉर्मूला सिंपल है, आपने अभी सिखाया। DOL का फॉर्मूला क्या कहता है? DOL का फॉर्मूला ये कहता है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन को रखिए ऊपर, EBIT को रखिए नीचे, सो 50/40। और DFL ये सिखाता है कि EBIT को रखिए ऊपर और EBT को रखिए नीचे, 40/20 यानी कि 2। यहां तक सब ठीक है बच्चा? पक्का? अब हमें समझना है कि DOL आखिर कहता क्या है, DOL समझाना क्या चाह रहा है। DOL आपको यह बोल रहा है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो ना, तुम जो ये इतना फिक्स कॉस्ट अपने बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर में शामिल कर रहे हो ना, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस में कितना मैग्निफाइड इंपैक्ट आने वाला है। आप पूछोगे क्या होता है मैग्निफाइड इंपैक्ट, तो उसने कहा बहुत सिंपल है। उसने बोला तेरा DOL कितना है 1.25 है ना, तो ये 1.25 पता है क्या समझा रहा है कि तेरे को फटके पड़ेंगे एक, तो फील होगा जैसे 100 पड़ा है। मतलब एक का चीज का जो इंपैक्ट आएगा ना, 1 का इंपैक्ट, वो तुमको फील होगा 1.25। जो हम बोलते हैं ना हल्का सा झटका जोर से लगे, वैसे तो उल्टी कहावत होती है, लेकिन ये ऐसे भी समझा जा सकता है कि झटका हल्का होगा तो भी जोर से लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क ले रहे हो। ऑपरेटिंग रिस्क यही करेगा कि आपको जरा सा भी पड़ेगा तो लगेगा बहुत जोर। भैया कैसे, समझाओ जरा। मैं समझा देता हूं, मेरे को मुश्किल नहीं लगेगा, एक नंबर का एग्जांपल लूंगा, समझ में आ जाएगा। पर पहले मैं प्रूव करना चाहता हूं कि हाँ ऐसा होगा। तो पहले तो मैं DOL समझा रहा हूं, DOL क्या होता है। DOL का ये कहना है कि अगर कल को मान लो तुम्हारी सेल 20% से घट गई, तो DOL क्या समझाने की चेष्टा कर रहा पता है? कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग इनकम है ना, वो 20% से नहीं बल्कि 25% से घटेगा। भैया क्या कह रहे हो, ये इतना ज्यादा क्यों होगा? ये इतना ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन इंपैक्ट आ जाएगा उस पर। अच्छा भैया ये प्लस होगा तो प्लस में भी ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर यही प्लस होता तो भी EBIT 25% से ही बढ़ता। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका DOL 1.25 है, तो बेसिकली सेल्स में जितना भी चेंज आएगा उसका 1.25 टाइम्स आपके EBIT में भी चेंज आएगा। जाहिर सी बात आप कहेंगे मैं तो नहीं मानता इस बात में, तो आइए नंबर्स के साथ समझाता हूं। मान लो आपकी सेल है, दो सिचुएशन ले रहा हूं। पहली सिचुएशन में सेल 20% बढ़ जाएगी, तो 100 की जगह सेल आपकी हो जाएगी 120। और दूसरी सिचुएशन में आपकी इसी 100 पे आपकी सेल घट जाएगी अगर 20%, तो इट विल बिकम 80। इतना तो मानते हो ना मेरी बात? हाँ भैया, अगर पहले सेल हमारी रही होगी 100, उसको अगर हमें 20% बढ़ाना होगा तो इट विल बिकम 120, और यही अगर 20% घटाना होगा इट विल बिकम 80। दिस इज वेरी सिंपल।
20% ऑफ 100 इज 20, सो या तो 20 बढ़ा दो या तो 20 घटा दो। गॉट इट। वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि वेरिएबल नेचर का होता है, अगर ये पहले 50% ऑफ सेल था तो अभी भी 50% ऑफ सेल ही होगा। तो अगर आपकी सेल 120 लाख हो गई तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 60 हो जाएगा, और वहीं पे अगर आपकी सेल 80 लाख हो जाएगी तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज हो जाएगा। हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60 और यहां पे आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40। फिर हमने इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट फिक्स नेचर का होता है, ये सेल्स के बढ़ने या घटने पे इंपैक्ट नहीं होता, तो दोनों ही केस में आपको यहां पे 10 माइनस करना होगा इन द नेम ऑफ फिक्स कॉस्ट। यहां पे आपका ईबीटी आया 50, यहां पे ईबीटी आया 30। अब एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करके सोचो कि आपकी सेल जो 20% चेंज हो रही थी, आप नोटिस करो आपका ईबीआईटी एक्चुअल में 25% चेंज हो रहा है। नहीं मानते? चेक कर लो, 40 से 50 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ? नहीं कैलकुलेट कर लो आप, कोई बात नहीं कैलकुलेट कर लो। 50 हो गया 40 से, चेक कर लो 10 रुपए बढ़े ना, सो 10/40। ओ माय गॉड, सच में 25% आ रहा है। अच्छा दूसरे वाले पे भी कर लो एक बार। दूसरा वाला ये कह रहा है कि आपकी घट करके ईबीआईटी 40 की जगह कितनी हो जाएगी 30, ये भी 10 से गिर रहा है, सो 10/40, अगेन ये भी 25%। यानी आप ये फील कर पा रहे हो कि आप 20% से अपनी सेल बढ़ाए या घटाए, पर क्योंकि आपके बिजनेस में आपने फिक्स कॉस्ट बहुत मोल ले रखा है तो आपको रिजल्ट्स मैग्निफाइड दिख रहे हैं, 20 के जगह 25% दिख रहा है एट ऑपरेटिंग इनकम लेवल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले ये बताओ, श्योर हो कि नहीं हो? और ये चीज की हमने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, हम पहले ही कह दिए थे कि हमारा जो भी सेल में चेंज आएगा उसका 1.25 गुना यानी 1.25 टाइम्स विल बी द चेंज ऑन ईबीआईटी लेवल, कि हमने पहले ही तय कर लिया था। क्यों, सही है कि नहीं है? इस बारे में हमने सोचा था, बात की थी, एकदम सही है भैया। पर भैया एक मिनट, हम डीएफएल भी तो कैलकुलेट किए थे और वो 2 टाइम्स आया था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी कुछ है। आपका डीएफएल आपको पता है क्या बोलता है कि चल सेल से तुम परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन तक, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तक पहुंच गया, तो ये डीएफएल आपको ये बताता है कि अब जो भी तेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होगा ना, उसके मुकाबले तेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स। मतलब ये है कि अभी जो तुम्हारा 25% से ईबीआईटी हिला डुला ना, ये तुम देखना ईबीटी लेवल पे परसेंटेज चेंज हो जाएगा 50% का। यानी कि जो तुम्हारा ईबीटी 20 था ना, वो या तो 30 हो जाएगा या तो 10 ही हो जाएगा, मतलब इंपैक्ट आएगा सीधा 50% का। हम बोले हम नहीं मानते इस बात पे, उसने बोला कैलकुलेट कर लो। हमने कैलकुलेट फिर कर लिया, भाई हमारा अगर ईबीआईटी आया 50, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें 20, तो फिर हमारा ईबीटी आ रहा है 30, और वैसे ही यहां से भी 20 माइनस करें क्योंकि इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा सेल के साथ, तो ये 20 माइनस करने के बाद आ रहा है 10। अब खुद ही देख लो आप, पहले 20 था अब 30 हो गया, कितना परसेंट चेंज है? पहले 20 था अब 10 हो गया, कितना परसेंट चेंज है? आपसे छुपी नहीं है ये बात, आप कैलकुलेट करके देख लो। चेंज अगेन 10 रुपए का है और आपका बेस था 20 का, सो देयर इज अ 50% वैल्यू चेंज इन ईबीटी लेवल। और ये चीज की भी भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी। ये 2 टाइम्स जो आया था डीएफएल, ये क्या हमें सिखा रहा था? ये मैं यही बता रहा था कि एक बार ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज चेंज मिल गया तो भी तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कुछ और होगा, ज्यादा होगा, और वो कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। ये हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि आप कैलकुलेशन क्या करते हो और उसके बेसिस पे आपके बिजनेस में जब भी कोई वेरिएबल्स बदल जाए तो कहां कहां कितना कितना इंपैक्ट आएगा, ये हमें सीखना है। इस चीज की समझ रखने वाले ये बात एकदम अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको अपने बिजनेस में फिक्स कॉस्ट को क्यों संभाल के यूज करना चाहिए। अगर आपका फिक्स कॉस्ट संभाल के आपने यूज नहीं किया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कभी अगर आपके बिजनेस में मान लो 30% सेल गिरी तो आप संभालोगे कैसे अपने बिजनेस को? है ना, मुश्किल है ये।
दूसरी एक और बात समझिए, कोविड के टाइम पे ये हुआ था, कई लोगों की दुकानें एकाएक बंद हो गई थी। क्यों हुई भाई? क्योंकि उनकी सेल 100% से गिरी थी, कोई खरीदारी बिक्री कुछ नहीं हो रहा था, एंड उनके लेवरेजेस लिए हुए थे, किसी की दुकान भाड़े पे ली हुई थी, स्टाफ की सैलरी थी। और उस समय क्यों दुकानें छोड़ी गई, क्यों स्टाफ को छोड़ा गया? अब आपको शायद रीजनिंग समझ में आ रहा है। लोगों को समझ में आ गया था कि बुरा वक्त आ गया है, और बुरे वक्त में अगर लेवरेज को कम नहीं किया तो बहुत बुरे फंसेंगे। ये चीज हर जगह लागू होती है। थोड़ी सी अगर आपको मैकेनिक्स पता है, गाड़ी की मैकेनिक्स पता है, तो गाड़ी में जो हम लोग गियर कहते हैं ना, वो गियर को भी हम टेक्निकल भाषा में लीवर कहते हैं। गाड़ी का गियर अगर 5वें गियर पे है और आपको आगे रास्ता दिख रहा है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत ही रास्ते में खड्डे हैं, उतार चढ़ाव है, और आप 5th गियर पे गाड़ी चला रहे हो, स्लो डाउन करो नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। क्योंकि 5वें गियर पे जब गाड़ी होती है तो मैक्सिमम लीवर पे है, और उस समय गाड़ी में कंट्रोल कम से कम होता है, स्पीड मैक्सिमम होता है। अगर आप मैक्सिमम स्पीड के साथ विदाउट कंट्रोल एक बैड फेस से निकल रहे हो तो आप ज्यादा देर बच नहीं पाओगे। इसीलिए गाड़ी को जब भी हमको चलाना है और सामने हमको रास्ता दिख रहा है खराब है, स्पीड ब्रेकर सामने है, हम गाड़ी को 1st गियर पे लगा लेते हैं। रीजन समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी अनसर्टेनिटी दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बिजनेस में अपनी लेवरेज को कम कीजिए, तभी जाकर के आप बचोगे। ये गाड़ी पे भी लागू होता है, बिजनेस पे भी लागू होता है। एनीवेज, ये तो इसका एनालिटिकल एंगल है, नॉट कवर्ड इन द सिलेबस, लेकिन जो कवर्ड है वो है प्रॉपरली इसको कैलकुलेट कर पाना। तो अब यहां पे हम एक एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, दूसरे फॉर्मूले भी सीख लेते हैं, देख लेते हैं हम कहां तक पहुंचे। आइए दूसरे फॉर्मूले अपनी बुक में लिखते हैं। वापस डीओएल पे आ जाइए, इसका दूसरा फॉर्मूला हमें लिखना है। वैसे इसका हिंट ना आपको ऊपर भी दिया हुआ है, इसके फॉर्मूले में लिखा ही है, इसका डेफिनेशन में लिखा है, DOL is the percentage change in operating income which is also known as EBIT that results from the given percentage change in sales। यानी ये मेजर क्या कर रहा है? ये मेजर कर रहा है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दिस इज DOL। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 25% EBIT में बदलाव आ रहा था, सेल में बदलाव आ रहा था 20%, तो ये भी 1.25 आ रहा है। रिजल्ट दोनों का सेम आता है, पर दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग जगह होगा। जब दो इनकम स्टेटमेंट आपको दिए हुए रहेंगे, जब परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने लायक इनपुट रहेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना, और जब परसेंटेज चेंज नहीं कैलकुलेट हो सकता तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। डीएफएल का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। डीएफएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा, एक खास बात और बता देना चाहता हूं मैं कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी जो है वही हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी होता है। थोड़ा आगे जाकर के हम समझ जाएंगे ये कैसा होता है, बट हाँ, जो आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होता है वही आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी होता है। सॉरी, गलत बोला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जो होता है वही परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईएटी होता है। यहां पे भी परसेंटेज चेंज इन सेल्स को आप परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, एक ही चीज होगी, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। आपके सेल में जितने से बदलाव आएगा उतने ही परसेंटेज से बदलाव वेरिएबल कॉस्ट में भी आएगा। जब हम सवाल कर रहे होंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा इन सारी बातों का मतलब। चलो, अभी तो हमने फॉर्मूले लिख लिए, करेक्ट। ये फॉर्मूले हम लिख चुके हैं डीओएल और डीएफएल के। अब देखते हैं क्या हमसे सवाल बनते हैं क्या। सो इन द नेक्स्ट few minutes we will try to solve question number 2 to question number 7। आइए शुरुआत करते हुए क्वेश्चन नंबर 2। सवाल पे गौर कीजिएगा, आपको ईयर 1 और ईयर 2 दिया हुआ है, आपको यहां पे सेल्स दिया हुआ है, सो डेफिनेटली आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं सेल्स का। आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, उससे कंट्रीब्यूशन निकलेगा।
और फिर फिक्स कॉस्ट दिया है तो उसे ईबीआईटी निकलेगा। तो सबसे पहले आपका काम ये बनता है कि आप पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना लें। इस इनकम स्टेटमेंट में 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा ईयर 1, दूसरा कॉलम होगा ईयर 2, तीसरा कॉलम होगा परसेंटेज चेंज। फिर आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तक कैसे भी करके पहुंच जाए और देखिए आपका डीओएल क्या 1.25 आ रहा है क्या। समय लीजिए, 2 मिनट का समय मैं आपको पहले दे रहा हूं इसको अप्रोच करने का, फिर मैं तो ऑब्वियसली बनाऊंगा ही। चलिए, ऑल योर्स, नेक्स्ट 2 मिनट्स। हाँ जी, बहुत आसान है इसको बनाना। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो ईबीआईटी आएगा अपना यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे ईबीआईटी आएगा 1 लाख। सो परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल बी 20%, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी 25%, ड्यूएल विल बी 1.25। सुपर सिंपल, मेरा उम्मीद भी है बना भी होगा आपसे।
यू शुडंट बी फाइंडिंग दिस वेरी टफ, इजी है ये। डन, चलो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 10,000 शर्ट, शर्ट का प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, पूछ रहा ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बाद में आते हैं उस पर। चलिए फटाफट बनाते हैं इसको। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, ऐसे ही रफली बना लेते हैं, कितना तो टाइम लगेगा। सेल्स 10,000 शर्ट्स 500 रुपए करके 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए करके 20 लाख। आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट 25 लाख। बचा 5 lakhs विच इज योर EBIT। देयरफॉर ए नंबर का सॉल्यूशन है DOL इज इक्वल टू contribution by EBIT, so that is 30 lakhs divided by 5 lakhs 6 times। दूसरा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपसे क्या पूछ रहा है समझने की चेष्टा करेंगे, पर पहले ड्यूअल तक पहुंच जाइए विच इज 6 टाइम्स। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि अगर सेल्स 10% से बढ़ेगी तो बताओ EBIT कितने परसेंट से चेंज होगा। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे DOL का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि DOL की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई, DOL की वैल्यू है 6, और हमें यह भी पता है कि DOL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपको याद नहीं होगा, जाके चेक कर लो। So the formula is also percentage change in EBIT by percentage change in sales, and you know the value of it is 6. DOL is equal to 6. So accordingly, you can calculate percentage change in EBIT as well. आइए वही चीज हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, समझते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। लिखिए आप, we know DOL is equal to percentage change in EBIT by percentage change in sales is equal to 6. Therefore, percentage change in EBIT is equal to percentage change in sales into 6. सेल्स 10% से बड़ा है तो फिर आपका EBIT 60% से बढ़ेगा। Your EBIT will increase by 60%. Therefore, if sales increases by 10%, EBIT will increase by 60%। फाइनल आंसर यही है। एकदम सिंपल है, ड्यूअल का पहले वैल्यू आ गया, अब सेकंड वाले फॉर्मूले में डाल करके हमने परसेंटेज चेंज इन EBIT निकलवा लिया।
आसान लग रहे हैं सवाल, मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे। जबकि चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन होता है तो शुरुआत में ऐसा लगता भी है कि यार हम कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे, बट ये चैप्टर ऐसा है जो इतना आपको डिस्कंफर्ट में नहीं डालता है, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने सामने दिखता है क्या कर रहे हैं। सो यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स दैट यू हैव इन योर सिलेबस। अगर आपका हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। बोलो जी डन। यस डन, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वन विल बी क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लो आप तब तक सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है 4 फर्म्स के लिए, ए बी सी एंड डी। इनके सारे प्राइस और कॉस्ट डेटा दिए हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट का टोटल दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो यूनिट्स की बात नेक्स्ट पेज में लिखा है कि सबका आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है, ये अज्यूम करते हुए कि सबका क्वांटिटी सोल्ड है 5000, एबीसीडी सबके लिए 5000 क्वांटिटी सोल्ड है, ये मानना है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी। हमारे 5000 यूनिट से हम अपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी। चलो बहुत आसान है। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी, सेल्स। मैं पहले वाले को शो कर देता हूं कैसे आ रहा है, ताकि बाद वाले आपको समझ में आते रहे। तो पहले वाली की सेल आ रही है 1,00,000 रुपीज, दूसरे वाले की आएगी 1,60,000, 50 इंटू 5 2.5 लाख, 70 3.5 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 5,000 इंटू 6 30,000, 5,000 इंटू 16 80,000, 5,000 इंटू 20 1,00,000, 5,000 इंटू 50 2.5 लाख 250। आ रहा है कंट्रीब्यूशन 70,000, 80,000, 1,50,000, 1,00,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, दिया हुआ वैल्यू ऑलरेडी 60,000, 40,000, 1,00,000 0। ईबीआईटी आ जाएगा। अब मेरी बात पे ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन को लिखना ए, ईबीआईटी को लिखना बी। नामकरण कर रहे हैं हम। ईबीआईटी आ रहा है 10,000, 40,000, 50,000 और पूरा 1,00,000। एंड अब हम कैलकुलेट करेंगे ड्यूएल। ड्यूएल का फॉर्मूला लिखेंगे कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, यानी कि ए बाई बी, यानी कि ए बाई बी। तो ये होगा 70,000 बाई 10,000 यानी 7। ये होगा 80,000 बाई 40,000 यानी कि 2। ये हो गया 150,000 बाई 50,000 यानी कि 3। ये हो गया 100,000 बाई 100,000 यानी कि 1।
तो रिजल्ट है 7231। रिजल्ट है 7231। कंप्लीट करें प्लीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेटिंग फॉर अस। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 5, सवाल पढ़ते आ जाइए। The following summarizes the percentage changes in operating income, percentage change in revenue and beta for 4 pharmaceutical companies। तो ये चेंज इन रेवेन्यू जो है ये दरअसल है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जो चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम है ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मतलब अब क्या ही पूछ रहा है आपको। पहला सवाल यही पूछेगा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बता दोगे क्या? बता देंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इस हिसाब से तो इसका वैल्यू बताना मुश्किल नहीं है। ये रहा मेरा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये रहा मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल। भैया इतना आसान है क्या? 25/27। भैया मत बोलना, आंसर इसी से आ जाएगा 25/27 करके। करके देख लो एक बार आप। 25/27 करके देखो तो सही, आंसर आ रहा है क्या? 25/27 आ रहा है? बहुत मस्त। भैया दूसरा वाला भी बता दो, 32/25 होगा क्या? करके देख लो। 32/25, 32/25 आ गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट 36/23, 36/23 चेक करते जाओ आंसर्स आ रहे हैं क्या। आखिर वाला 40/21, 40/21। सवाल कितना आसान है समझो। परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दिया हुआ है। दोनों के नाम अलग अलग यूज किए हैं। सेल्स के लिए जगह रेवेन्यू बोला है, हमें पता है इसका नाम। ईबीआईटी का भी मैंने दूसरा नाम सिखाया था आपको, इसे हम ऑपरेटिंग इनकम या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। तो ये भी दिया हुआ है, फिर बचा क्या सवाल में? नथिंग। वैसे मैं ये बता दूं, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सवाल। आप बोलेंगे भैया मजाक कर रहे हो, एग्जाम में ये क्यों आएगा? अब आया हुआ है, मैं क्या करूं, बहुत बार आता है एग्जाम में। ये दूसरा नंबर सवाल देखो इसका। इसके दूसरे नंबर में बोलते हैं कि क्या ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज करते हुए आप फर्म्स के बीटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसी के लिए ही तो मैं ये सवाल लिखवा रहा हूं कॉपी में, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी, बुक में ही कर लेते। कॉपी में करने का रीजन यही है कि इसी बहाने हम इसका जवाब दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कॉपी में आ जाइए प्लीज, लिखिए नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ
degree of operating leverage. Particulars नहीं, firms. Percentage change in sales, percentage change in EBIT, or फिर DOL is equal to percentage change in EBIT by percentage change in sales. फॉर्म है PQR RST TUV WXY. 27%, 25%, 23%, 21%, 25%, 32%, 36%, 40%. This will be 25% divided by 27%. Result is 0.9259. This is 32% divided by 25%. Result is 1.28. This is 36% divided by 23%. This is 1.5652. ऑब्वियसली मैं आंसर देख करके पुट कर रहा हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे रिजल्ट्स आ जाएंगे जो वो सही है. लो जी, DOL का तो काम ही हो गया. आइए जी, लिखते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर. फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं था बच्चा, सेकेंड पार्ट ही मेन है. आइए लिखते हैं. आपको फिलहाल बीटा के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो एक इंट्रोडक्शन में लिख देता हूं बीटा क्या है. बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क faced by a business while DOL is a measure of operating risk faced by the business. Since both systematic and operating risks are dependent on similar variables that affect the external environment of a business. Both these risks are positively correlated with each other. आप पहले आराम से लिख लो, फिर मैं इसका मतलब भी समझा दूंगा. Beta is a measure of systematic risk faced by a business, while DOL is a measure of operating risk faced by the business. Since both systematic and operating risks are dependent on similar variables that affect the external environment of a business, both these risks are positively correlated with each other.
डन, लिखना हुआ ये। अब इसका मतलब समझो, बीटा और ड्यूएल दोनों ही कोई ना कोई रिस्क को मेजर कर रहे होते हैं बिजनेस में। ड्यूएल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क को आपके सामने लाके रख देता है कि बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, बिजनेस के ऑपरेशन में आप फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, सो जाहिर सी बात है यू विल हैव टू फेस सर्टेन रिस्क। वैसे ही बीटा आपके सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। सिस्टमैटिक रिस्क होती है द रिस्क ऑफ योर कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉक इंडेक्स। थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट यही समझो कि निफ्टी के मुकाबले आपके स्टॉक में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड उसी को हम बीटा कहते हैं। दोनों की अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस करें तो ये पाएंगे कि दोनों के दोनों सिमिलर रिस्क फैक्टर्स से डिपेंडेंट है, और आखिरकार दोनों ही रिस्क को ही मेजर कर रहे हैं। सो एक कंपनी जिसकी ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगी उसका बीटा भी ज्यादा हो जाएगा। यही चीज आपको आंसर्स में भी नजर आ रही है। अगर आप आंसर्स देखोगे, आप देखोगे कि आपका जितना भी ड्यूएल का आंसर्स आया वो सब बढ़ बढ़ के आया है। कंपनी फर्स्ट जो थी उसका 0.92 आया था, सेकंड का 1.28, थर्ड का 1.56, चौथे वाले का 1.90। तो आपका देखा जाए तो ड्यूएल बढ़ बढ़ के आ रहा था। एंड अगर उसी के साथ में आप बीटा को भी चेक करें तो बीटा भी बढ़ ही रहा है। पहले बीटा था 1, फिर हुआ 1.15, फिर हुआ 1.3 और लास्ट में हुआ 1.4। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपका ड्यूएल बढ़ेगा तो साथ साथ आपका बीटा भी बढ़ेगा, एंड यही चीज को हमको एस्टैब्लिश करना था इन क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव डन दैट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। यही हमने पूरी बात लिखी है, थोड़ा ज्ञानबाजी ज्यादा लिखा है, लेकिन हाँ ठीक है, बात तो यही लिखी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 6। सवाल पढ़ते हैं। आज मैं फुल मूड में हूं वैसे, ठीक है, तो इसीलिए आप सोचो यार आज भैया बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे, 1 घंटा 1.25 घंटे में हम लोग की हालत खराब हो गई। वेल होता है अपने कॉस्ट और एफएम में 1.5 घंटे की क्लास में ना काफी हैवी हो जाती है। इसलिए आप ज्यादातर देखते हो मैं क्लासेस जो लेता हूँ वो 2 घंटे तो मैं टच ही नहीं करता, क्योंकि 2 घंटे टच करना इज लाइक एग्जॉस्टिंग यू कंप्लीटली। फिर बाद बाकी दिन की क्लासेस आप कैसे करोगे? इसलिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा लाइट रखूँ क्लास को बाई रिड्यूसिंग द क्लास ड्यूरेशन। अदरवाइज इंटेंसिटी तो रहेगी क्लास में, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ ही रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज थोड़ा सा अतरंगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ रहे हैं। ये कहीं ना ये मान के बैठा है सवाल कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया होगा। अब मुझे पता है आप में से शायद कईयों ने नहीं भी पढ़ा होगा, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपकी मदद के लिए बता दूंगा आपको। लेकिन अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप उस फॉर्मूले को अभी समझ नहीं पाएंगे। समझने का काम मार्जिनल कॉस्टिंग में हो जाएगा। सो अभी के लिए बस एक बार मान लीजिएगा कि किसी ने मदद कर दी, आपको एक फॉर्मूला बता दिया जिससे ये सवाल बनाना आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, बाद बाकी इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में ठीक से पढ़ाया हुआ है, आप वहां से आराम से कीजिएगा। ठीक है, आइए जी देखते हैं। इधर लिखा है एक्स लिमिटेड है जो कि एस्टिमेट has estimated that for a new product its break even point will be 20,000 units। ब्रेक इवन पॉइंट वैसे वो लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है जहां पे आपका बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बन जाएगा। यहां बोल रहा है कि जो हमारा आइटम है उसको हम 14 रुपए में बेचेंगे, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए पर यूनिट। आपको बोल रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ अगर आपका वॉल्यूम 25,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली होगा तो। सवाल में सेल्स है, सवाल में वेरिएबल कॉस्ट भी है, लेकिन सवाल में फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। तो पहला काम हमारा ये बनता है कि हम फिक्स कॉस्ट निकाल लें। फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उससे बड़े आराम से डीएल कैलकुलेट कर लेंगे फॉर बोथ द सिचुएशन, जहां पे हमारा यूनिट लेवल 25,000 है और जहां पे हमारा यूनिट लेवल 30,000 यूनिट्स है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखिए वी नो break even point is equal to
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका फॉर्मूला होता है। जस्ट इन केस आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं, पर ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को यूज करके फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहां पे हियर कॉन्ट पर यूनिट का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो सेलिंग प्राइस है अपना कितना दिया हुआ, 14 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए, तो ये हो गया 5 रुपीज पर यूनिट। Therefore, fixed cost is equal to break even quantity into contribution per unit। हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी है 20,000 यूनिट्स और हमारा कंट्रीब्यूशन है 5 रुपए पर यूनिट। अच्छा, ये फॉर्मूला वैसे कैसे आया, ये फॉर्मूला आया ऊपर वाले फॉर्मूले से ही। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो मेरा आ गया फिक्स कॉस्ट। तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ रहा है यहां पे 1,00,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। कंप्लीट कर ले प्लीज। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसका वैल्यू आया 5 रुपए पर यूनिट, और बाद बाकी हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन क्वांटिटी इज 20,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन इज 5 रुपीज पर यूनिट। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट कैन बी अज्यूम्ड, अज्यूम तो क्या, कैन बी कैलकुलेटेड टू बी 1,00,000 रुपीज। हुआ ये। चलिए इनकम स्टेटमेंट बनाने का वक्त आ गया। पर्टिकुलर्स 25,000 यूनिट लेवल, 30,000 यूनिट लेवल। सेल्स 14 रुपए पर यूनिट है बच्चा, तो पहला वाला करके दिखा देता हूं। 25,000 इंटू 14, 3,50,000। दूसरा वाला होगा 30,000 इंटू 14, 4,20,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट 25,000 इंटू 9, 225, 2,70,000। Contribution is equal to 1,25,000 and this is 1,50,000। फिक्स कॉस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1,00,000 रुपए, तो EBIT, इसको B लिख दो, इसको A लिख दो। 25,000, 50,000। Therefore DOL is equal to contribution by EBIT यानी कि A by B। So this is 125,000 divided by 25,000, 5, 150,000 divided by 50,000, 3। Results 5 and 3। कुछ नहीं, इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए और फिर फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए।
चलो जी, आज के आखिरी क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। 5-7 मिनट उसमें लगेगा। बस आज की क्लास इतनी ही रखेंगे फिर। आज एक क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। छोटा सा सिंपल सा सवाल है, इधर अपने को डीओएल और डीएफएल दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए लिखिए सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, सेल्स 40 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख का, फिक्स कॉस्ट 6 लाख का। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट दिया तो कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो ईबीआईटी आ गया, डीओएल का काम हो गया। फिर बोलता है 10% डेट भी है, 30 लाख रुपए का टोटल डेट है। अब समझो मेरी बात, ये हमें आता है कैलकुलेट करना। अगर हमारा डेट का वैल्यू है 30 लैक्स, तो इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों? 10% डेट है, 3 लैक्स आ रहा है क्या इंटरेस्ट? 3 लाख रुपीज का इंटरेस्ट। फिर बचेगा क्या? आपके पास सेल्स है, आपके पास वीसी, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एफसी माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी और ईबीआईटी बाई ईबीटी करना है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा आसान है। चलिए बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक्सक्यूज मी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेल्स 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 25 लाख, कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में ए 15 लैक्स, फिक्स कॉस्ट 6 लैक्स, ईबीआईटी ब्रैकेट में बी 9 लैक्स, इंटरेस्ट 30 लैक्स का 10% 3 लैक्स, ईबीटी ब्रैकेट में सी 6 लैक्स। हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखे बिना सवाल नहीं बनाएंगे। आप 1.67 टाइम्स भी लिख सकते हैं या 1.67 भी छोड़ सकते हैं। टाइम्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली बेहतर होगा।
एंड आई होप दिस इज ऑल्सो डन। आसानी से हो गया होगा ये भी। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपने इतना बढ़िया मेहनत किया है तो ऑब्वियसली यू शुड गेट रिवॉर्डेड बाय एन अर्ली एग्जिट टुडे। जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, मतलब जल्दी मतलब 10 मिनट ही जल्दी दे रहा हूं, बट स्टिल ठीक है। आइए उससे पहले एक बार कॉम्बाइंड लेवरेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। आप अपने बिजनेस में, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे ही एक वर्ड नहीं बोलते कंपाउंडेड रिस्क या रिस्क कंपाउंड्स। अगर आप एक रिस्क ले रहे हो और उसके ऊपर दूसरी रिस्क भी ले रहे हो तो रिस्क बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। एग्जाम्पल दूं, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अपने आप में रिस्की इन्वेस्टमेंट है, सब जानते हैं। अब लोन लेकर के स्टॉक मार्केट में डालोगे तो आप कितनी रिस्क ले रहे हो आपसे छुपा नहीं है। स्टॉक मार्केट की खुद की रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क है, और उसके ऊपर से लोन लेना फाइनेंशियल रिस्क है। ये दोनों साथ में मिला दिया तो क्या हो जाएगा, कॉम्बाइंड रिस्क हो जाएगा। भैया इसका कैसे पता लगाएं? सिंपल है। कॉम्बाइंड रिस्क कैलकुलेट करने का सीधा तरीका यह है कि आप डीसीएल कैलकुलेट कर लो, और डीसीएल दरअसल होता है डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल इंटू डीएफएल। अच्छा भैया, इनके तो हम दो दो फॉर्मूले जानते हैं, तो क्या डीसीएल के भी और दो फॉर्मूले बनेंगे? एकदम बनेंगे। जैसे डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो यहां पे होगा क्या, ये ईबीआईटी कट गया, वी आर लेफ्ट विथ कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। मस्त, ये सिंपल है ना। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी बाय ईबीटी, कंट्रीब्यूशन कट गया, सॉरी ईबीआईटी कट गया, वी आर लेफ्ट विथ कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। डीओएल का और एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसमें भी ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज कट जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। रुक जाइए, लिखना नहीं है, बुक में लिखवाऊंगा ही मैं, पर आपको बस समझना है कि यहां क्या हो रहा है। डीसीएल होता है डीओएल इंटू डीएफएल, फिर आपके पास जो जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करते जाइए, जो कटता है काट दीजिए, जो बचता है रख दीजिए। ये काम आपको दोनों ही फॉर्मूलों में करना है, एंड एंड रिजल्ट्स आपके सामने है। पहला फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, दूसरा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आइए इनके फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इधर मैं दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है ना। डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल, इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है लिमिटेड यूज, यानी इसको ना आप ज्यादा यूज मत कर देना। एग्जाम में इस फॉर्मूले को लिखोगे टीचर काटेगा आपका नंबर, 100% है, नंबर कटेंगे। सो इस फॉर्मूले को जब तक हो सके यूज मत करना, क्योंकि ये शॉर्टकट है ना, नॉट सो अलाउड। हाँ, डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला हमें पता है, विच इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। अगर आप इसका ब्रेकअप समझना चाहते हैं तो इट इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी बाय ईबीटी। सो ऑब्वियसली ईबीआईटी कट गया। और डीसीएल का दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस फॉर्मूले पे अगर आप गौर करोगे तो पहले हम करते थे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और यहां करते थे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ऑब्वियसली ये और ये कट जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपके लिए डीसीएल का फॉर्मूला। सो डीसीएल के दो फॉर्मूले मैंने लिखा है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी एंड परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दैट्स इट।
ये फॉर्मूला लिख लीजिए एंड अगर लिखना हो गया सो मार्क दिस एज द एंड ऑफ टुडेज क्लास. दिस वाज क्लास 1 ऑफ लेवरेज, फुल्ली पावर पैक्ड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ. रियल लाइफ में लेवरेज कहां कैसे हिट करता है उसके बारे में बात की हमने. पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात की हमने. किस तरह फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाते हैं उनको डिस्कवर किया. और अब हम इसी चीज को कॉर्पोरेट फाइनेंस लेवल पे सीख रहे हैं कि किस कंपनी का कितना रिस्क है, कितना ऑपरेटिंग रिस्क है, कितना कंबाइंड रिस्क है, कितना फाइनेंशियल रिस्क है. जाहिर सी बात है लेवरेज का जितना ज्यादा वैल्यू आएगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस रिस्की माना जाएगा. सो एक कंपनी जिसका डीओएल है 2 और एक कंपनी है जिसका डीओएल है 5, तो 5 वाली ज्यादा रिस्की है. इसी तरह आप डीएफएल और डीसीएल पे भी एनालिसिस कर सकते हैं. वैसे डीसीएल का और एक नाम है डीटीएल यानी डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज. तो ऐसे नाम तो अलग अलग निकलते रहेंगे, एसेंस हमें समझना होगा. बात बाकी आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है. इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कम से कम उन फॉर्मूलों को आप काफी अच्छे से पढ़ करके आए और अगर हो सके तो आज के किए हुए कुछ सवालों को रीडू कर लेना. सारे तो नहीं करने बट कुछ एक सवालों को रीडू जरूर कर लीजिएगा. हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सीखा था. अगर उसमें फ्लुएंसी इश्यूज रहे तो अगली क्लास में प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए चाहता हूं कि अगली क्लास से पहले इनकम स्टेटमेंट भी अच्छे से रेडी आप कर लें. बात बाकी और कोई उम्मीद नहीं, कोई भी होमवर्क भी नहीं. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए. बाय.